नाजरीन, आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के सियासी बहरान की। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इसके अलावा हम बात करेंगे उन्नाव में मदरसे के बच्चों की पिटाई के वाकये की। बच्चों को जय श्री राम के नारे नहीं लगाने पर बुरी तरह पीटा गया। तीसरी खबर लालू यादव के ताल्लुक से है। देवगढ़ ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद ने कोर्ट से जमानत की अपील की है। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में 2 मकामात पर पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। एलओसी के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर और मनकोट सेक्टर में शेलबारी का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी फौज ने मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में 2 मकामात पर पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। एलओसी के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर में और मनकोट सेक्टर में शेलबारी का हिंदुस्तान फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी फौज ने मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। लगातार पाकिस्तान जो है सीजफायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक बार फिर से जो है पाकिस्तान ने शेलबारी की है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। आपको बता दें एलओसी के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर में, साथ ही साथ मनकोट सेक्टर में भी पाकिस्तान ने शेलबारी की है, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मदरसे के बच्चों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। जब बच्चों ने नारे लगाने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बच्चों के कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी साइकिलें तोड़ दी गई। मस्जिद के इमाम का इल्जाम है कि इस मामले में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम बजरंग दल का हाथ है। मुलजिमीन की पहचान फेसबुक आईडी के जरिए की गई है। फेसबुक पर भी मुलजिमों ने खुद को बजरंग दल का रुकन बताया है। खबर के मुताबिक 12-13 साल के कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी वहां आए बजरंग दल के कारकुनों ने बच्चों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। इनकार करने पर बच्चों को क्रिकेट बैट से पीटा गया। आमतौर पर खेलने कहीं ना कहीं जाते हैं। आज हमारे 2 बजे नमाज पढ़ के 10-12 बच्चे छोटे छोटे, किसी की 12 साल 13 साल 14 साल उम्र है, जीआईसी ग्राउंड रेलवे के पास क्रिकेट खेल रहे थे। 4 लड़के आए बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। एक झापड़ मारे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे यहाँ मना है। इन्हीं के 2 बैट छीने और जो स्टंप लगाते हैं और मारना शुरू किया। कहा बोलो जय श्री राम। इन्होंने कहा नहीं बोलेंगे और मारना शुरू किया। भागे तो फिर उन्होंने जानलेवा हमला किया और पत्थर मारे, जिसमें से एक लड़का मथुरा का है, उसका सर फटा है। उसके 10-12 बैट भी बदन में छपे हैं। एक लड़का कानपुर का है, उसका पैर जख्मी है। एक लड़का लाख नगर का हारून है, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। एक लड़का कासिम नगर का हिदायतुल्ला है, उसे चोट लगी और उसकी साइकिल तोड़ दी। और तकरीबन हर लड़के का कुर्ता फाड़ा और जिसकी जेब में जो मिला सब पैसे छीने। 6-7 हज़ार हो सकते हैं, ये छीने और इस तरह की इन्होंने कोशिश की। जामा मस्जिद के जो मदरसा है यहाँ पर दारुल उलूम, उसमें बच्चों की बृहस्पतिवार को हाफ डे हो जाता है। तो सामान्यतः हाफ डे वाले दिन मदरसे के बच्चे जीआईसी इंटर कॉलेज में क्रिकेट खेलने जाते हैं। वहाँ काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। आज क्रिकेट खेलने के दौरान किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ एक झगड़ा हुआ है, जिसमें इनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। जो 3 बच्चे जो इंजर्ड हुए हैं उसमें जो जिनके थोड़ी चोटें आई हैं उनका मेडिकल कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे।
जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मदरसों के छात्र से पिटाई का मामला है। जी। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने का प्रयास किया गया और ना जी। बोलने पर उनके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद जब मामले की सूचना पुलिस को मिलती है तो शहर कोतवाली पुलिस मौके पर जीआईसी मैदान पहुंचती, वहां मामले पर जांच करती है, मदरसे जाती है। इसके बाद पुलिस वहां पे जो तहरीर दी जाती है, तहरीर के आधार पर 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं कि अब तक एक आरोपी के गिरफ्तार होने का दावा सूत्र कर रहे हैं। जी। अनुज, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो जिन लोगों ने मारपीट की है, जब उनकी पहचान हुई तो पता चला कि बजरंग दल से उनका वाबस्ता है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह के मामला पेश आए हैं तो उसमें बजरंग दल के कारकुन ही कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे में, किसी न किसी इस तरह के केस में जो है मुलव्वस पाए गए हैं। जी, अभी हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल पा रही है वो आपको बता दें कि ये जो जिनको बजरंग दल में होने का दावा किया जा रहा है, हमारी उन बजरंग दल के जो संयोजक हैं, प्रदेश जिला प्रभारी, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने उनके बजरंग दल से जुड़ा ना होने की बात कही है। उनका साफ इनकार कर देना क्या इस बात को बिल्कुल ही जो है खारिज कर देता है कि उनका कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि एक तो पुलिस ने भी शिनाख्त कर ली है, साथ ही साथ जो उनका फेसबुक आईडी भी मिला है उस पर भी साफ लिखा गया है कि वो लोग इस तंजीम से वाबस्ता है। सवाल ये भी है कि तंजीम से अगर वाबस्ता नहीं भी हो, लेकिन इस तरह का जब वो कदम उठाते हैं कि एक तंजीम को लोग जो है फॉलो भी करते हैं, तो जो उनको देखते हैं वो उसी को सही समझकर फिर वापस से वही हरकतें दोहराने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जब एक तंजीम से कोई वाबस्ता इंसान कुछ करता है तो उससे जो मुतासिर लोग होते हैं उनको वो सही लगता है और वो भी आगे चल के वही कदम उठाते हैं, उसी तरह के इंसिडेंट्स पेश आते हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरह के मामलों में रोकथाम नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, जो भी ये पूरा घटना घटित हुई है, अगर ये जय श्री राम के नारे को लेकर ये मारपीट की गई है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद इस पर कार्रवाई की बात कर रही। फिलहाल प्राथमिक तौर पर जो तहरीर मिली उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जो सूत्र कह रहे हैं एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। और आपको बता दें कि ये जो जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद की बात कही जा रही है, उसमें जो पुलिस का पक्ष है, पुलिस का कहना है कि क्रिकेट खेलने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और मारपीट हुई है। लेकिन अनुज, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं एक जो पैटर्न इन तरह के जो मामलों में हमने देखा है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने आती है। जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो हमने देखा कि पुलिस जो है एक तरह से जो शरपसंद है उनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट प्रोवाइड करती जा रही है। अक्सर इन मामलों में देखा है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और मारा पीटा जाता है, जय श्री राम बोलने को जाता है, लेकिन पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट में कुछ और ही दर्ज करती है, जैसा कि हमने तबरेज अंसारी के मामले में भी देखा है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की लापरवाही बार बार सामने आती रहती है। लेकिन जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, दोपहर में मदरसे के जो छात्र थे दोपहर में 2 बजे के लगभग हाफ डे होने के बाद ये वहां पे मैदान में खेलने जाते हैं और सिलसिलेवार ढंग से पूरा वाकया आपको बता रहे हैं। जी, ये दोपहर में हाफ डे के बाद बच्चे खेलने जाते हैं और मैदान में खेलने के दौरान दूसरे जो युवक आते हैं वहां पर उनसे विवाद होता है। इसके बाद वहां पर मारपीट जैसी नौबत आती है, साइकिल तोड़ी जाती है और मारपीट कर उनसे पैसे छीने जाते हैं। ये जो आरोप है वो बताया जा रहा है। और इसके बाद में जब पूरे मामले की जानकारी छात्र आकर मदरसा प्रशासन को देते हैं तो मदरसा प्रशासन इसकी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस वाले मौके पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अच्छा, मामला एक धर्म विशेष से जुड़ा होने के कारण पुलिस उसमें सख्ती से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का जायजा लिया जाता है और तुरंत इस पर मुकदमा दर्ज, जो तहरीर दी गई है उसमें तहरीर में भी जय श्री राम के नारे का जिक्र किया गया है।
अनुज, जिस तरह से वज़ीर आज़म भी लगातार कहते आ रहे हैं, यूपी के वज़ीर आला भी कहते आ रहे हैं कि इन जैसे मामलों को रोकथाम लगानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इंतजामिया जो है इस तरह के मामलों में काफ़ी लापरवाही बरती नजर आ रही है और साथ ही साथ कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती है कि आगे इन मामलों पर रोकथाम लगे और ना हो, बल्कि उल्टा ये होता है कि ये जो पूरे मामले हैं मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और इस तरह की चीजों को लेकर बहुत गंभीर है, उनका साफ निर्देश है कि किसी भी तरह के अनुशासनहीनता चाहे वो किसी भी पक्ष से हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजाय इसके बावजूद भी पुलिस की अगर लापरवाही करती है तो एक बड़ा सवाल है और इस तरह के जो मामलों में देखा जाता है ज्यादातर टूल देने से ये विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जी बिल्कुल अनुज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, हमने उन्नाव के एसपी एमपी वर्मा से भी राब्ता बनाने की कोशिश की पर उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग में है और बात नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि तबरेज की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। चोट की वजह से उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब इस मामले में पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तबरेज अंसारी को पुलिस जेल लेकर आई थी और मामला भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत में चोट लगने का जिक्र तक नहीं किया था। यूपी में हुजूमी तशद्दुद पर नकील कसने की तैयारी हो रही है। यूपी के लॉ कमीशन ने योगी हुकूमत को कानून का मुसव्वदा पेश किया है जिसमें सख्त से सख्त कानून बनाने की तजवीज है। यूपी लॉ कमीशन ने सीएम योगी को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है। पेश खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत को हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसने की दी गई सलाह। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाने का दिया गया मशवरा। उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई। 128 सफहात की रिपोर्ट में योगी हुकूमत को मशवरा। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने पेश की रिपोर्ट। यूपी में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद पर अब नकेल कसने की बारी आ गई है। योगी हुकूमत को 128 सफहात पर मबनी रोड मैप सौंपा गया है जिसमें हुजूमी तशद्दुद पर सख्त से सख्त कानून बनाने का मशवरा दिया गया है। यहाँ तक कि मुजरिम को उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई है। लॉ कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल ने योगी हुकूमत को ड्राफ्ट पेश किया है। चेयरमैन ने इस ड्राफ्ट का नाम उत्तर प्रदेश कॉम्बैटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट 2019 रखा है जिसकी सुर्खियां कुछ यूं हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार जख्मी है तो मुजरिम को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है तो 10 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हलाक हो गया है तो मुजरिम को उम्र कैद की सजा और 5 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद के लिए साजिश रचने वालों के लिए भी उम्र कैद की तजवीज। फराइज में कोताही की बुनियाद पर पुलिस अफसर या डीएम पर 1 साल की सजा जो कि 3 साल तक भी बढ़ सकती है और 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। रिपोर्ट में यूपी में हुजूमी तशद्दुद के कई वाकयात का हवाला दिया गया है जिसमें 2015 में दादरी में अखलाक के कत्ल और बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को खेत में जानवरों की लाश पाए जाने के बाद पुलिस और हिंदू तंजीमों के बीच हुई झड़प के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल जैसे मामले शामिल हैं। फिलहाल मणिपुर में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून है। अगर योगी हुकूमत इस ड्राफ्ट को नोटिस में लाती है तो यूपी हुकूमत मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाली दूसरी रियासत हो जाएगी। सख्त से सख्त कानून बन जाने के बाद हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसना भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ने जो है 128 पेज पर बेस जो है प्रॉपर गाइडलाइन जो है यूपी सरकार को पेश की है कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के जो ये वाकयात है उनसे निपटा जाए। इन गाइडलाइंस में क्या कुछ मजीद जो है तजवीज पेश की गई है जिससे यूपी हुकूमत जो है इन तरह के मामलात को रोकथाम इन पर लगा सकती है? जी तारिक, आपको हमारी आवाज आ पा रही है?
नाज़रीन, आपको बता दें कि यूपी सरकार को लॉ कमीशन ने एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन जो कि 128 पेज पर बेस्ड है, वो पेश की है। इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के जो वाकयात है उनसे किस तरह से निपटा जाए, क्या कुछ सजा होनी चाहिए, जब जो विक्टिम है उसको वो जख्मी हुआ हो तब क्या सजा होनी चाहिए, शदीद जख्मी हुआ हो तब क्या सजा होनी चाहिए, और जो पुलिस है अगर उनकी लापरवाही सामने आए उनको क्या कुछ सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से स्ट्रेटजी कायम करनी चाहिए, किस तरह से इन मामलों को लेकर जो है इन पर एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर बेस्ड गाइडलाइन जो है वो पेश किया गया है लॉ कमीशन की जानिब से योगी हुकूमत को, ताकि जो यूपी में बढ़ते मॉब लिंचिंग के वाकयात है उन पर रोकथाम लग सके। जिस तरह से हमने देखा कि उन्नाव में भी जो है जो वाकया पेश आया है, रोकथाम लगने की बिल्कुल भी जो है कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ने जो गाइडलाइन पेश की है यूपी सरकार को, क्या कुछ कहा गया है उस गाइडलाइन में? हाँ देखिए, बहुत अहम पेशरफ तस्वुर किया जा सकता है मुनव्वरा से, और इस हवाले से बहुत सी कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन जहाँ तक कानून बनाने का मसला है तो इसमें अगर कोई पेशरफ की जाती है तो इससे यकीनी तौर पर कुछ आइन नज़ाइर इसलिए बरामद हो जाएंगे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो मॉब लिंचिंग की वारदातें हैं वो वाकई इस अंदाज से बढ़ी हैं और ऐसे बढ़ी हैं कि उसने अमन पसंद मुआशरे को कहीं ना कहीं मुंतशिर कर दिया है। लोग ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं, बिलखुसूस अक़लियत के जो लोग हैं वो ये सोचने लगे हैं कि उनका मकाम अब इस प्रदेश में, इस देश में क्या है। तो ये जो अज़ियतों का सिलसिला है, कल भी एक वाक़या यहाँ पर पेश आया है उन्नाव में, जिसमें मस्जिद के तलबा को और इमाम को बहुत बुरी तरह मारा है, उनसे नारे लगवाए गए हैं। इस अंदाज की वारदातें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। तो देखिए, इसमें लॉ कमीशन ने जो एक पूरा इनको एक 128 सफ़े की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कानून बनाने पर किस अंदाज से बनाया जा सकता है, क्यों कौन सी सजाएं तजवीज़ की जा सकती हैं, क्या कुछ पेशरफ की जा सकती है, उस सबका हवाला दिया गया है और उस पर अब संजीदा गौर खोज का सिलसिला भी जारी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर वाकई योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने संजीदगी का मुज़ाहिरा किया और इस दिन में कोई अहम पेशरफ की तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और देखिए, इसमें यह भी है कि सिर्फ जो लोग तशद्दुद बर्पा करते हैं उन्हीं के लिए तजवीज़ाती नहीं है, बल्कि इसमें कुछ जिम्मेदारी आयद की जा रही है इंतजामिया के अफसरान पर भी। जिले में ऐसी वारदातें हो रही हैं जिन क़स्बात में हो रही हैं, उनके जो अफसरान हैं उन पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है, इस बारे में भी उस तफसीली रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया है, किस अंदाज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ है। अब जब मुकम्मल तौर पर जब इसकी स्टडी हो जाएगी और वज़ीर आला कुछ पेशरफ कर पाएंगे, अगर कानून बनने की राह में कोई गुंजाइश निकल पाती है तो वाकई एक बड़ा कदम होगा। इससे अमन पसंद लोगों को राहत मिलेगी, जो लोग अमन से रहना चाहते हैं उन्हें राहत मिलेगी। मुनव्वरा तारिक, तो क्या योगी हुकूमत की जानिब से या फिर खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से इस जो रिपोर्ट पेश की गई है लॉ कमीशन की जानिब से, उस पर कोई रद्द अमल मिला है? देखिए, अभी उस पर जाहिर है कि मीटिंग बुलाई थी योगी आदित्यनाथ ने और उस पर गौर खोज होगा। अब एकदम रद्द अमल तो जाहिर है कि ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है तो एकदम रद्द अमल सियासी गलियारों से वज़ीर आला से तवक्को नहीं की जा सकती। ताहम इतना जरूर है कि पिछले दिनों भी एक बयान जारी किया गया था कि इसको रोकने की कोशिश की जाएगी और उस बयान के अगर इसको तौसीक़ के तौर पर देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है। अगर वाकई इस मामले में कुछ अहम पेशरफ की जाए तो उन्होंने मीटिंग तो की है जिम्मेदार अफसरान से, इंतजामिया के लोगों से भी, अपनी कुछ कैबिनेट के लोगों से भी, उसमें नायब वज़ीर आला भी शामिल थे, तो बहुत अहम लोगों से मीटिंग चल रही है। जाहिर है कुछ न कुछ इसमें अगर कुछ गुंजाइश निकलती तो बेहतर कदम होगा। मुनव्वरा तारिक, और जिस तरह से हमने देखा है कि इन मामलों में पुलिस का जो रोल रहा है, क्योंकि वाकया एक तरह से हुआ होता है, उसमें कुछ डिटेलिंग होती है, लेकिन पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी होती है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग होती है। जैसे उन्नाव के मामले में हमने देखा साफ तौर पर से शिनाख्त हुई थी, जो शरपसंद थे वो एक तंजीम से वाबस्ता थे, पुलिस वो डिनाई कर रही है, वो कॉज को ही डिनाई कर रही है कि उनको जय श्री राम बोलने को कहा गया था। साथ ही तबरेज़ के मामले में हमने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पर सर पर चोट लगने की वजह से मौत की वजह जो है उसको माना जा रहा है, पर रिपोर्ट में वो भी नहीं लिखा हुआ था। तो पुलिस जो है काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही बरतती नजर आ रही है और डेलिब्रेट लापरवाही जो हम इसमें देख रहे हैं इन मामलों में बरत रही है। देखिए, इसमें साफ तौर पर अगर कहा जाए और बहुत से मामलों को देखा जाए तो पुलिस का रोल निहायत ही अफसोसनाक है, मुतासिबाना है, यूं कहा जा सकता है इसको, क्योंकि आदमी जख्मी पड़ा हुआ है, गवाही दे रहा है, उसकी रिपोर्ट आप सही से लिख नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती और फिर रिपोर्ट भी लिखती है तो उसमें वो इल्जामात नहीं लगाए जाते जो अपने मतलब मजलूम बता रहा है, और पुलिस फिर उससे डिनाई करती है, जख्मी चीख कर पुकार रहे हैं।
ठीक है, तशद्दुद करने वालों के वीडियोस बने हुए हैं। तो अब जाहिर है कि तमाम सबूतों के बावजूद भी अगर पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं कर रही तो सीधा मामला है कि पुलिस की शय पर ये काम हो रहा है। बिल्कुल तारिक, पुलिस की शय पर ही ये सारे मामले जो है इतने बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। एक तरफ जहां मुल्क भर में गाय के नाम पर गौरक्षक एक खास तबके को तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरती हुई गायों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हां, प्रयागराज के बहादुरपुर की एक गौशाला में 35 गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हो गई है। गौशाला के अंदर की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि मरी हुई गायों को गौशाला के लोग गड्ढे में डालकर दफना रहे हैं। उधर इंतजामिया का कहना है कि गायों की मौत आसमानी बिजली की वजह से हुई है। गैया का बता रहे हैं 35 गैया मरी हुई हैं। कैसे हुआ है कुछ पता? अब ये तो यार पानी में डूबने से हुई, या कुछ कहते हैं करंट लगने से हुआ, कुछ कहते हैं चारा नहीं खिलाया गया, कमजोर थी, पानी में गिर के मर गई है। यही है, तालाब तो है ही है, देखने को यही लग रहा है, पूरा अगल बगल सब डूबा हुआ है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और कल रात में जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है और प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही कि आकाशीय विद्युत की वजह से कुछ गोवंश की इसमें मृत्यु हुई है। कितने की मृत्यु हुई है क्या? 35 संख्या है। इसमें कुछ गोवंश के उपचार का भी प्रयास किया गया है और कुछ को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो संख्या है वो 35 की आई है सामने। मकतूल पहलू खान के बेटों के खिलाफ जांच की दोबारा इजाजत दी गई है। अलवर में मकामी अदालत ने पुलिस को ये इजाजत दी है। दरअसल पुलिस ने मामले में मजीद जांच की इजाजत मांगी थी। आपको बता दें कि पहलू खान और उनके बेटों पर गाय की स्मगलिंग करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब पहलू खान के बेटों और ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ जांच होगी। हमारे नुमाइंदे अरबाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले हमने बताया था कि जब चार्जशीट के अंदर जो बात सामने आई थी, जो मई में पेश की गई थी, उसमें जो पहलू खान के दोनों बेटे हैं वो और खुद पहलू खान दोनों को नामजद किया गया था और उनके खिलाफ यहाँ पर चार्जशीट पेश की गई थी। उन्हें इसका कसूरवार बताया गया था कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं काऊ की, और स्मगलिंग के जो उन्होंने गोरक्षा एक्ट है उसके तहत बाकायदा उनके खिलाफ जो है कई आरोप भी तय किए थे और चार्जशीट पेश कर दी थी ताकि मामला आगे बढ़े। लेकिन पूरे मामले में जब बवाल मचा, लोगों ने इस बात के ऊपर सवाल उठाया कि कांग्रेसी हुकूमत जो कि पूरे पिछले 5 साल लगातार बीजेपी को सिर्फ इस बात पर घेरती रही कि मॉब लिंचिंग और तमाम तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं वो सही नहीं है, और खुद हुकूमत में आते ही चार्जशीट में कैसे जो मजलूम है उन्हें यहाँ पर मुजरिम बना करके पेश कर सकती है। फिलहाल जो एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर वादा किया था कि मैं कोशिश ये करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच दोबारा हो, या तो इस तरीके का कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोबारा जांच के लिए बजरिए पुलिस एक जो अर्जी है अदालत में लगाई थी कि वो इस पूरे मामले में दोबारा जांच करने की उनको इजाजत दें ताकि वो जितने भी फैक्ट हैं उनको दोबारा से कंसीडर कर सकें, देख सकें, जांच सकें और वेरीफाई कर सकें कि ये सही है कि नहीं और इनमें कहां कहां खामियां हैं। जो पहलू खां के दोनों बच्चे हैं जिनमें इरशाद भी शामिल है, उनका ये कहना है कि हमारे पास में जो सबूत थे, जो कागज थे, जो पर्चियां थी, तमाम चीजों को जानबूझ करके पुलिस ने नजरअंदाज किया, बाकायदा उन्हें दरकिनार किया, दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करके एक तरफा मिजाज के साथ में इन्होंने इस पूरी जो तफ्तीश को आगे बढ़ाया और जिसकी वजह से उन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है। फिलहाल जब अदालत में ये अर्जी पहुंची तो अब अदालत ने दोबारा जांच के लिए परमिशन दे दी है और परमिशन देते हुए साथ ही साथ पुलिस इस तैयारी में जुट गई है कि पूरे केस को रीओपन किया जाए, बाकायदा जितने भी सबूत थे उन्हें परखा जाए, उनकी क्रॉस चेकिंग की जाए, जो सबूत होने का दावा जो पहलू खां के बेटे कर रहे हैं उन्हें भी अब जो है रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। रिकॉर्ड पर लेने के साथ साथ उन्हें देखा जाएगा कितने सही हैं और कितने अदालत में उनके सबूत टिक पाते हैं, किस तरीके से रहते हैं। क्योंकि जो पुलिस के नजरिए को लेकर के सवाल पहलू खां की फैमिली और तमाम समाजी तंजीमों ने उठाया था वो बड़ा सवाल था, क्योंकि जब तक पुलिस बिल्कुल बैलेंस्ड होकर के इंसाफ की तरफ आगे बढ़ते हुए सही तरीके से तफ्तीश नहीं करेगी तब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और जो नजरिया पुलिस का रहना चाहिए वो किसी बिल्कुल अरबाज, पुलिस बिल्कुल बैलेंस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का सियासी बहरान जू का तू है। कांग्रेस और जनता दल
इसके 16 अरकान असेंबली अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ी अरकान को स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफा देने को हिदायत दी थी। अदालत ने स्पीकर को भी हिदायत दी थी कि बागियों के इस्तीफों पर जल्द फैसला करे और जुमे को अदालत को हालात से आगाह करे। आज सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करना है। दूसरी जानिब आज से कर्नाटक असेंबली का 11 रोजा मॉनसून इजलास शुरू हो रहा है। सेशन का आगाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब रियासत में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। आज आंध्र प्रदेश असेंबली में बजट पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे रियासती वजीर फाइनेंस बजट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक बजट जुमला 2,30,000 करोड़ पर मुश्तमिल होगा। मरकजी बजट में रियासत आंध्र प्रदेश के लिए कोई खास रकम मुख्तस नहीं की गई है। उसके बावजूद रियासी हुकूमत ने समाज के हर तबके को नजर में रखते हुए बजट तैयार किया है। रियासी वजीर फाइनेंस राजेंद्र नाथ रेड्डी ने बताया कि तालीम, ज़राअत, सेहत और मकानात की तामीर को बजट में खसूसी तरजीह दी गई है।